नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं ओम न्यूज 24। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में मुरैना, गुना और दमोह में जनसभा कर चुके हैं। पीएम ने भाजपा की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में विकास की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुरैना में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी तो विकास कार्य ठप हो जाएंगे। पीएम ने कांग्रेस में मौजूद परिवारवाद पर भी दमोह की रैली में कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आलम यह है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो या पार्टी का अध्यक्ष, चलते ये रिमोट से ही है। लोगों को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आश्वस्त किया कि गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह ही विपक्षी इसमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश में है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को हमेशा लूटने की ही आदत रही है। उन्होंने कांग्रेस को झूठे वादे करने वाली पार्टी करार दिया, इसलिए कांग्रेस का विकास मॉडल लापता मॉडल है। दमोह की जनसभा में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा, चाहे विपक्षी कितनी ही साजिश कर लें। प्रधानमंत्री मोदी ने गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं के खिलाफ नीतीश के आपत्तिजनक बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। पीएम ने विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर हैरानी जताई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में अपनी जनसभा के दौरान लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि पांडव धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और कौरव स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के सांवेर और खातेगांव चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रियंका वाड्रा ने लोगों को श्री राम के आदर्शों की याद दिलाते हुए बताया कि वो जब अपने नेता का चुनाव करें तो उसमें हमेशा प्रभु श्री राम के आदर्शों को ढूंढना चाहिए। भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के पन्ना और निवाड़ी में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तय कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं आने वाली है, इसलिए वो पहले ही धाम की यात्रा पर निकल गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। उधर खंडवा के मांधाता में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रोड शो किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदला विधानसभा स्थित सूरजपुर गांव पहुंचकर आदिवासियों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर चुनाव प्रचार जोरों पर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रायपुर के झाबुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का लाभ मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के जशपुर और अंबिकापुर में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो कर दिखाती है। राज्य में जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 सीटों और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। राजस्थान में जैसे जैसे मतदान करीब आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। राजस्थान चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। भाजपा इस मुद्दे पर लगातार राज्य की अशोक गहलोत सरकार को घेरने में जुटी है। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध को लेकर भाजपा हमेशा अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ मुखर रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस के 7 गारंटी के वायदे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वो कभी पूरा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की मुहिम चला रहे सचिन पायलट ने गहलोत सरकार का बचाव करते हुए कहा कि राजस्थान में हमने एफआईआर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अगर कहीं महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उस पर हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं।
राजस्थान में एक ही चरण में सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जैसे जैसे राज्य में चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, तमाम दल मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को आज नई दिल्ली में संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव और किसानों की ताकत से हम दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL का लोगो, वेबसाइट और ब्राउज़र का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में जैविक खेती का दायरा 50% तक ले जाने की ज़रूरत है। आज हम खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अब समय है कि हम जैविक उत्पाद को देश दुनिया तक पहुंचाएं। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की समस्या पर शीर्ष अदालत की तीखी टिप्पणी के बाद अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने भी पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। NGT ने पंजाब सरकार से कई सवाल पूछे। NGT ने सवाल किया है कि पराली जलाने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या कदम उठाया गया? क्या पंजाब सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कर रही है? NGT ने सैटेलाइट तस्वीर का हवाला देते हुए प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई। NGT ने कहा कि सैटेलाइट इमेज के मुताबिक 1000 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई जा रही है। NGT की टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार ने कल तक का समय मांगा है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में मामले की सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी। दिल्ली में बुधवार को भी लोगों को दम घोंटू जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 421 दर्ज किया गया। कई इलाकों में तो AQI का स्तर 450 देखा गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में AQI का लेवल 999 पहुंच गया था। हालांकि दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर कड़े नियम बनाने का दावा कर रही है, बावजूद इसके लोगों को प्रदूषण से दो चार होना पड़ रहा है। भाजपा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक बार फिर केजरीवाल सरकार को घेरा। भाजपा ने कहा कि बार बार चेतावनी के बावजूद दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने में नाकाम रही है। प्रदूषण की वजह से केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रखने की घोषणा की है। सरकार के मुताबिक छुट्टियों को दिसंबर से जनवरी के बीच होने वाली शीतकालीन अवकाश के साथ समन्वय किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग कर एक बार फिर चौतरफा घिरते हुए दिख रहे हैं। विधानसभा में महिलाओं की शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण पर बयान देते समय नीतीश कुमार ने अश्लील भाषा का प्रयोग कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के एक चुनावी रैली में बिना उनका नाम लिए शर्म आने की नसीहत देते हुए इंडी अलायंस को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद विधानसभा में महिला विधायकों ने उनका घेराव भी किया। विपक्षी सदस्यों ने आक्रामक रुख को भांपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर ही माफी मांग ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में नोटिस थमा दिया है। रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान के बाद उनका पतन निश्चित है। बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार के बयान को बिहार को शर्मसार करने वाला बताया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री का बचाव किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने 1200 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की, जबकि 58 लोगों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। डिग्री पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को कुछ सुझाव देते हुए कहा, अपने मौलिक मूल्यों से कभी समझौता न करने और अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में अहम योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और विश्वविद्यालय की थीम सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र इस वाक्य को सार्थक करती है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां भी युवा जागरूक होता है वहां का समाज निश्चित रूप से एक जागरूक समाज बन जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर विवादित बयान के खिलाफ दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश जताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के नए कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कोलकाता में बांकुड़ा बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये एक राजनीतिक हत्या है, इसके पीछे टीएमसी के गुंडों का हाथ है। मुंबई में कोविड बॉडी बैग घोटाला मामले में मुंबई की पूर्व मेयर केशोरी पेडनेकर के वकील राहुल अरोटे ने कहा कि उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा है क्योंकि ईडी द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेज इकट्ठा कराने के लिए उन्हें और समय चाहिए। पिंजौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मानव तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी तमिलनाडु के चंगलपट्टू में छापेमारी कर चुकी है। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की है। राज्य जांच एजेंसी द्वारा ये छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली जलाने की घटनाओं पर कहा कि पंजाब में पराली काफ़ी जल रही है जिससे नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में इसको लेकर बहुत कुछ नियंत्रित किया है। राजस्थान में कानून व्यवस्था एक बार फिर तार-तार हुई है। जयपुर के मानसरोवर पुलिस थाना क्षेत्र में जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी की बस पर हमला किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में मासूमों तक को अराजकता की आंच झेलनी पड़ी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस के साथ जबरदस्त मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए। बीजापुर पुलिस ने नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक नक्सली पुलिस जवानों को एम्बुश में फंसाने की फिराक में थे। मुठभेड़ के बाद जवानों ने ड्रोन कैमरे से जब इलाके में नजर रखी तो करीब 100 से ज्यादा नक्सली मौजूद थे। पुलिस ने बड़ी संख्या में आईईडी भी बरामद किए हैं। कोबरा 202 और सीआरपीएफ की 85वीं बटालियन के द्वारा मौके से बरामद आईईडी को निष्क्रिय किया गया। चुनाव के दौरान तैनात सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नीयत से ये आईईडी लगाए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के कट्टाकड़ा के पास कंडाला सेवा सहकारी बैंक में छापेमारी की है। बैंक में कई करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं की सूचना के बाद ईडी ने छापेमारी की है। कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब लोकपाल ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। महुआ पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल भ्रष्टाचार करने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस दिवाली वोकल फॉर लोकल थ्रेड के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का समारोह मनाने का आह्वान किया। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आईटी गवर्नेंस जोखिम नियंत्रण से संबंधित ये दिशा निर्देश ग्राहकों के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले डायरेक्टरों के लिए हैं। भारत और नीदरलैंड के बीच हेग में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग और दोनों देशों के लिए चिकित्सा उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और नीदरलैंड के स्वास्थ्य कल्याण और खेल मंत्री आस्ट कुइपर्स ने हस्ताक्षर किए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और एफएसआर ग्लोबल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का प्राथमिक फोकस भारत और दुनिया भर में ऊर्जा क्षेत्र के नियामक परिदृश्य के भीतर परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देना है। बुधवार को सेंसेक्स 33 अंकों की बढ़त के साथ 64,975 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 36 अंक मजबूत होकर 19,443 पर बंद हुआ।
इस दौरान HPCL के शेयरों में 7% की, जबकि अपोलो टायर्स के शेयरों में 6% की बढ़त दर्ज की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IRCTC का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 30.36% बढ़कर 294.67 करोड़ रुपए रहा। केंद्र सरकार ने नवंबर महीने के लिए राज्य सरकारों को 72,961 करोड़ रुपए का हस्तांतरण जारी करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस कर हस्तांतरण को सामान्य तिथि 10 नवंबर के बजाय 7 नवंबर को ही स्वीकृति दी जा रही है। दुबई में होने वाले द्विवार्षिक दुबई एयर शो का आयोजन 13 से 17 नवंबर को होना है। एयर शो में शामिल होने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी निकोलाई पेत्रुशेव ने बुधवार को कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की विनाशकारी नीतियों के कारण परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ रहा है। लेबनान से लगी उत्तरी सीमा पर इजरायली सेना ने टैंक के साथ साथ सैनिकों को भी तैनात किया है। हिजबुल्लाह की ओर से हो रही गोलीबारी से इजरायल ने उत्तरी सीमा के रिहायशी इलाकों को खाली कर दिया है। गाजा से किए रॉकेट हमले से मध्य इजरायल में कई घर क्षतिग्रस्त हुए। रॉकेट हमले के बाद का एक वीडियो सामने आया है। हमले से क्षतिग्रस्त घर की छत और दूसरी मंजिल खंडहर में तब्दील हो गई। इजरायली नौसेना का गाजा में समुद्री ऑपरेशन का वीडियो जारी हुआ है, जिसमें समुद्र में विस्फोट होता हुआ देखा जा सकता है। यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से अलग हुआ रूस के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। अमेरिका और पश्चिमी देशों को ठहराया जिम्मेदार। संधि का उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना एकत्र करने से रोकना था। संधि पर नवंबर 1990 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन 2 साल बाद तक इसे अनुमोदित नहीं किया गया था। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मॉस्को में चीनी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। पिछले 10 दिनों से दूसरी बार शीर्ष चीनी सैन्य अधिकारियों से मिले। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता शुक्रवार को नई दिल्ली में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बातचीत में हिस्सा लेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। उनका ये इस्तीफा चीफ ऑफ स्टाफ वाइटर एस्केरिया की गिरफ्तारी के बाद आया। बांग्लादेश में कपड़ा श्रमिकों के आंदोलन में अब तक 3 मौतें हुई हैं। वेतन वृद्धि के लिए पिछले सप्ताह से श्रमिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने 1 दिसंबर से कपड़ा श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 56.25% बढ़ाकर 12,500 टका प्रतिमाह करने का ऐलान किया है, लेकिन प्रदर्शनकारी श्रमिक लगभग दोगुनी राशि की मांग कर रहे हैं। ICC विश्व कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स पर आसान जीत दर्ज की है। सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी इंग्लैंड की प्रतियोगिता में ये दूसरी जीत है। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने शानदार शतकीय पारी खेली। वो 108 रन बनाकर आउट हुए। स्टोक्स का विश्व कप में ये पहला शतक है। उन्होंने पारी के दौरान 6 छक्के और 6 चौके लगाए। ICC विश्व कप में कल के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड को हर हाल में इस मैच को जीतना होगा। भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने ICC की ताज़ा जारी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज वो बन गए हैं। गिल ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ा। गिल ने पिछले सप्ताह श्रीलंका के खिलाफ 92 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 23 रनों का योगदान दिया था। उन्होंने विश्व कप की 6 पारियों में कुल 219 रन बनाए हैं। विश्व कप में रनों का अंबार लगा रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली भी शुभमन गिल के साथ टॉप 10 की रैंकिंग में शामिल हैं। विराट कोहली 4थे नंबर पर हैं, जबकि रोहित शर्मा इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में मोहम्मद सिराज ने शीर्ष स्थान पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। सिराज ने 709 अंक के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज से लंबी बढ़त बना रखी है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी में पुरुषों के 54 से 57 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के चिराग ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। चिराग ने फाइनल में हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज को हराने में सफलता पाई। मुक्केबाजी में ही पुरुषों के 86 से 92 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के ही कपिल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कपिल ने रोमांचक फाइनल में हरियाणा के नवीन को शिकस्त दी।
मुक्केबाजी में महिलाओं के 52 से 54 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के रिंकू ने स्वर्ण पदक जीता। रिंकू ने फाइनल में उत्तर प्रदेश की प्रजापति को शिकस्त दी। रिंकू ने मुकाबले को आसानी से 5-0 से अपने नाम किया। महिला हॉकी का स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश ने अपने नाम किया। फाइनल में मध्य प्रदेश ने हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। महिला कबड्डी में हिमाचल प्रदेश ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल प्रदेश ने फाइनल में हरियाणा को हराने में सफलता पाई। पंजाब और राजस्थान ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुष कबड्डी में सर्विसेज ने आसान जीत के साथ स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में सर्विसेज ने हरियाणा को हराने में सफलता पाई। सर्विसेज ने मैच में शुरू से बढ़त हासिल करते हुए मुकाबले को आसानी से 34-25 से जीता। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी ने यंग बॉयज को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मैन सिटी ने 2 मैच शेष रहते हुए अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। चैंपियंस लीग के एक अन्य मुकाबले में एसी मिलान ने पेरिस सेंट जर्मेन को 2-1 से हरा दिया। एसी मिलान की तरफ से ओलिवर जिरू ने 50वें मिनट में विजयी गोल किया। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेता अल्लू अर्जुन की तारीफों के बांधे पुल। बिग बी ने इंटरनेट पर वायरल हुए अल्लू अर्जुन के श्रीवल्ली गाने के डांस स्टेप की प्रशंसा की। अभिनेता पंकज त्रिपाठी अभिनीत फिल्म मैं अटल हूं की शूटिंग पूरी हो चुकी है। निर्माता विनोद भानुशाली की इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दिखाई देंगे। अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के फिल्म सिंघम अगेन की चर्चा पिछले काफ़ी समय से हो रही है। इस बीच दीपिका पादुकोण के लेडी सिंघम लुक के बाद अब मेकर्स ने करीना कपूर का भी लुक जारी किया है। बाहुबली एक्टर प्रभास आने वाली फिल्म सालार को लेकर चर्चा में है। अगले महीने दिसंबर में फिल्म रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहीं अब फिल्म का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो काफ़ी दमदार है। अभिनेता विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर के ट्रेलर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लॉन्च किया।